गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हमारा थर्ड डे है करंट अफेयर के सीरीज में, जो कि हम लोग 6 मंथ का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं इन अपकमिंग डेज में, जो कि हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें कवर कर रहे हैं। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आ रही यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए, उनके लिए ये सारे टॉपिक्स जो कि प्रीवियस मंथ में ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी न्यूज में किसी न किसी वजह से आए हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ओके, सो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं गाइस। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि बहुत अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन है। पर्टिकुलर एक संशोधन के बारे में बात किया जा रहा था, न्यूज में था, बट मैंने कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इसमें। ओके, जो कि इंपॉर्टेंट मुझे लगे। ओके, सेकेंडली गाइस हम लोग देखेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ओके, यहाँ पे जज होगा, मैंने वो लिखा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटमेंट। ओके, फिर हम लोग देखेंगे हेल्थ के बारे में, इंडिया की हेल्थ की कंडीशन कैसी है, हेल्थ का क्या क्या प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है, वो सारी चीजें देखेंगे। ओके, फिर हम लोग देखेंगे कि पेगासस वायरस क्या है। ओके, डी ऊषा डिकम्पोजर क्या होती है। गाइज ये सारे टॉपिक किसी न किसी वजह से न्यूज में रहे हैं। ओके, हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल क्या है, कैसे काम करता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में क्या डिफरेंसेस है। फिर पढ़ेंगे इन्फ्लेशन और टाइप्स क्या है, एंड इलेक्ट्रिसिटी और गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम इलेक्ट्रिसिटी के लिए, आयरन डोम क्या है, सिलिकोसिस प्रिवेंशन पॉलिसी एंड इंडियन फोर्स एंड बॉर्डर। इंडियन फोर्स एंड बॉर्डर का मतलब गाइस कि इंडिया के जो फोर्सेस हैं वो जिन जिन नाइबोरिंग स्टेट के बॉर्डरिंग पे हैं उनको क्या बोला जाता है। जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच के जो बॉर्डर्स हैं उस पे कौन सी फोर्स इंडिया की लगी हुई है, इंडिया और म्यांमार के बीच में, इंडिया नेपाल, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इन सारे बीच में कौन कौन से फोर्स। कभी कोई एग्जाम में मैच करने के लिए आ जाती है, तो अगर आप नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसके लिए। ओके, so let's start discussing the first topic, that is a constitutional amendment. Okay, ये देख लेते हैं क्या है। देखो, तो गाइज ये एक्चुअली न्यूज में था कि हमारा जो नागालैंड है, ओके, ये किसी न किसी वजह से न्यूज में था, स्टेट ऑफ नागालैंड के फॉर्मेशन के। ओके, जिसकी वजह से हम लोग पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ओके, तो गाइज ये पहली बात तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। ओके, उसमें जो है दिसंबर 1962 में हुआ। ओके, ये क्या बोलता है गाइस, इस अमेंडमेंट में इन्होंने नागालैंड के फॉर्मेशन किया और आर्टिकल 371A के तहत इसको स्पेशल प्रोविजन दे दिया गया। ओके, याद रखना 1962 में नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ था, जिसके अंदर आर्टिकल 371A के तहत इसको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। राइट, जैसे जम्मू कश्मीर को 370 दिया गया था, बट अभी रिसेंटली उनको हटा दिया गया है। ओके, इसी प्रकार से स्पेशल प्रोविजन नागालैंड को भी दिया गया है आर्टिकल अंदर 371A के तहत। ओके, उसके बाद गाइस ये तो न्यूज में था, बट मैंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑलरेडी एडिट किए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि 100वां हो गया, 101 हो गया, 102, 103, 104, 105। ओके, तो पढ़ लेते हैं कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं। 100 में क्या प्रोविजन था गाइस। 100 अमेंडमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ये 2015 में हुआ। इसमें क्या बोला गया गाइस इस अमेंडमेंट में, इसमें ये किया गया कि कुछ जो है पार्ट जो है इंडिया के टेरिटरी जो है बांग्लादेश को दी गई और कुछ बांग्लादेश से इंडिया में लेगी। ओके, इसका याद रखना एक चीज इंपॉर्टेंट है गाइस। सपोज मान लो कि ये हमारा बांग्लादेश है। ओके, बांग्लादेश का इतना पार्ट मान लो ये वाला पार्ट सिर्फ इंडिया में चला गया। ओके, इंडिया ने इसको ले लिया और इंडिया का कुछ पार्ट जो है ये बांग्लादेश में चला गया। ओके, तो इतना याद रखना गाइस, जो इसमें लोग रह रहे हैं, राइट, अगर इंडिया इस बाउंड्री इतने एरिया को लेती है, ओके, तो इसमें जो लोग रह रहे हैं ऑटोमेटिकली इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का सिटीजनशिप जो है अटेन कर लेंगे, उनको प्राप्त हो जाएगी ऑटोमेटिकली। उसी प्रकार से बांग्लादेश की सिटीजनशिप, यहाँ के अगर कोई एरिया रह रहा है, अगर बांग्लादेश को दिया गया तो ऑटोमेटिकली ये लोग जो है बांग्लादेश के सिटीजन हो जाएंगे, उनको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ये किसमें साइन किया गया था? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसका नाम है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जो 2015 में साइन किया गया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें बोला गया कि अगर आपको कोई भी बाउंड्री दी जाती है तो जिस कंट्री को भी वो बाउंड्री मिलेगी वो उसकी, वहां के लोगों को उसकी नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ओके, ये तो 100 था गाइज। उसके बाद 101, ये बहुत फेमस है, बहुत सारे एग्जाम से पूछी भी जा चुकी है। ओके,
जिसको हम लोग 1 जुलाई 2017 में इसको लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101वां, जिसको हम लोग जीएसटी डे 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी डे के रूप में भी मनाते हैं। ओके, एंड इसी दिन जो है हमारा जीएसटी जो है लागू हुआ था, गुड एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो ये याद रहेगा। फिर उसके बाद 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें बोला गया गाइज, ये 2018 में हुआ था, उसमें गाइज बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ओके, देखो कि पहले जो बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया था, बट 2018 में इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, नाउ इट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। ओके, फिर 103 गाइज, ये भी बहुत फेमस था, बहुत एक कंट्रोवर्सी था, अभी भी इस पे डिस्कशन हो रहा है। ओके, आज के खुद की न्यूज़पेपर में इसका आया था कि जो गाइज 10% रिजर्वेशन दिया गया है, ओके, उसकी बात की जा रही है। तो 103वां अमेंडमेंट किया गया और जो है गवर्नमेंट ने जो है 10% जो है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो 10% रिजर्वेशन दे दिया गया है। ओके, और वो क्राइटेरिया उन्होंने रखा है कि अगर आपको इनकम जो है 8 लाख या 8 लाख से नीचे है, देन यू विल बी एबल टू फुलफिल द कंडीशन फॉर गेटिंग द 10% रिजर्वेशन। ओके, तो 10% रिजर्वेशन का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया था, वो किसके अमेंडमेंट के थ्रू? 103वां। ओके, 104वां अमेंडमेंट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अगर आप लोग अभी भी सुने होंगे एंग्लो इंडियंस का नाम, गाइज हमेशा याद रखना एंग्लो इंडियंस की जो सीट थी रिजर्व रहती थी लोकसभा में और स्टेट असेंबली में। ओके, बट जो है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा गिर गई, जिसको नहीं लगता कि उनके रिप्रेजेंटेशन हमें पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में चाहिए। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने 2020 में जो है 104वां कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उनकी जो है जो लोकसभा की सीट रिजर्वेशन सीट था उसको हटा दिया गया है। ओके, लोकसभा और स्टेट असेंबली में। ओके, और गाइस जो ओबीसी के लिए है गाइस, ठीक है, ओबीसी सॉरी रिजर्वेशन जो एसटी एससी के लिए था लोकसभा में, वो 10 साल के लिए जो है बढ़ा दी गई है, मतलब कि 70 ईयर से 80 ईयर कर दी गई है। ओके, और फिर 105वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गाइस, ये 2021 10 अगस्त 2021 में लाया गया था। इसको बोला गया था भैया कि स्टेट अपना जो है ओबीसी का लिस्ट जो है मेंटेन या रिस्टोर कर सकता है। पहले क्या था, पहले स्टेट था, फिर इसको सेंटर ने बोला नहीं सेंटर मेंटेन करेगा ओबीसी की लिस्ट, फिर से 105वां अमेंडमेंट करके ये कह दिया नहीं स्टेट अपना ओबीसी का लिस्ट मेंटेन कर सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये सारे अमेंडमेंट जो है क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस हमारा दूसरा टॉपिक क्या है कि आज का, वो है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। ओके, तो हम लोग इसमें ये देखेंगे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं। ओके, कौन कौन से प्रोविजन हैं, कौन कौन से प्रोविजन नहीं हैं। ओके, देखो तो सबसे पहले याद रखना कि अपॉइंटमेंट जो होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की, या ट्रांसफर जो भी होता है हाई कोर्ट के जज की, अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट के जज की, सॉरी हाई कोर्ट को जज की। ओके, वो किस पे बेसिस पे होता है गाइस? कोलेजियन सिस्टम के। अब कोलेजियन सिस्टम क्या है ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो 1982 में गाइस, ओके, सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया। ओके, उस केस में बोला गया, ओके, कि सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड दिस एंड डिनाइड सेइंग दैट कंसल्टेशन डजंट मीन द अकरेंस। क्या है? When asked the Supreme Court of India whether the word consultation in the Constitution Article 120 mean concurrence, concurrence मतलब होता है गाइस सहमति। ओके, कि किसी के सहमति से जो है उसके ट्रांसफर या अपॉइंटमेंट किया जाएगा या नहीं। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे बोला नहीं, ये डिनाई कर दिया गया, ओवर रूल कर दिया गया इसको। ओके, कि कंसल्टेशन का मतलब कि किसी से कंसल्टेशन का ये मतलब नहीं कि उसकी सहमति जरूरी है, कंकरेंस जरूरी है, डजंट मींस कंकरेंस। ओके, तब उसके बाद बोला गया प्रेसिडेंट वाज नॉट बाउंड टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, कि मतलब प्रेसिडेंट जो है किसी रूप से बाध्य नहीं है अपने डिसीजन लेने के लिए। ओके, जो कि कंसल्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट से, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद इसका ये मतलब नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट बोल देगा वही डिसीजन प्रेसिडेंट ले लेगा। ओके, ये कोई बाध्य नहीं था। ओके, ये पहला जो है हमारा जज के केस आया, समझ में आ गया। दूसरा जज का केस क्या आया गाइस? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ये वाले जो पहला जज का केस था उसको ओवर रूल कर दिया, मतलब कि उसको बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर कंसल्टेशन जो है जरूरी है
बेस्ड ऑन द अकरेंस, मतलब कि सहमति, अगर आप कंसल्टेशन किसी से कर रहे हो उसके सहमति से ही उसका ट्रांसफर या अपॉइंटमेंट होगा। ओके, और प्रेसिडेंट को बोला गया, बाइंडिंग कर दिया गया गाइस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, कि उसके जो डिसीजन होंगे वो बाइंडिंग होंगे, जो कि कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जो कंसल्ट करेगा उस पर प्रेसिडेंट बाइंडिंग होगा उस चीज को डिसीजन लेने के लिए। ओके, जिसका रिजल्ट गाइस क्या हुआ, कोलेजियम सिस्टम आया, जो कि किसी भी जज को ट्रांसफर करना और उसके अपॉइंटमेंट करने के लिए कोलेजियम सिस्टम बनाया गया। ओके, फिर उसके बाद गाइस थर्ड जज का केस आया, फिर ये बोला गया कि भैया देखो, अगर आपको ट्रांसफर करना है या अपॉइंटमेंट करना है, ओके, तो जो बेंच होगी कोलेजियम सिस्टम का, उसमें मिनिमम जो है 5 जो है हमारे जज होंगे, जो कि 4 मोस्ट सीनियर जज होंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो टोटल 5 जज हो गए। राइट, समझ में आ गया ये चीजें? देखो, ये फर्स्ट, मेनली याद रखना कि जो फर्स्ट जज केस था, सेकंड जज केस था, थर्ड जज केस था। फर्स्ट जज में बोला गया कंसल्टेशन जरूरी नहीं है, मतलब कि सहमति जरूरी नहीं है। दूसरे केस में बोला गया नहीं, सहमति जरूरी है और प्रेसिडेंट बाइंड होना चाहिए। ओके, इसका कोलेजियम सिस्टम का जन्म हुआ। थर्ड में बोला गया कि अगर ट्रांसफर करना है या अपॉइंटमेंट करना है तो जो भी कमेटी बनेगी सुप्रीम कोर्ट की, ओके, जो जज का बेंच होगा वो मिनिमम 5 होने चाहिए, 4 जो मोस्ट सीनियर जज होंगे और एक जो है हमारा सुप्रीम सीजीआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, क्लियर है ये? उसके बाद गाइस देखो, ओके, उसके बाद आता है हमारे कोलेजियम सिस्टम क्या है। ओके, कोलेजियम सिस्टम को थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, in this system appointment of judge and collegium will recommend the name of candidate to the central government. Okay, तो जो 5 जज है ना गाइज, किसी ट्रांसफर करने का या अपॉइंटमेंट करने का, ये 5 जज मिलकर के नाम रिकमेंड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसको आप इस पर्टिकुलर एरिया में जज बनाओ, इस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में जज बनाओ, इस, ओके, इसको, इसका नाम रिकमेंड करते हैं जज वगैरह के लिए। ओके, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है, वो भी प्रपोज करता है कुछ नाम कैंडिडेट के कंसल्टेशन के लिए। ओके, द अपॉइंटमेंट प्रोसेस टेक अ लॉन्ग टाइम सिंस it is not fixed on time and the collegium resend the name again, then the government has to given the assent the name of this। मतलब क्या बोल रहा है कि देखो, ये प्रोसेस जो है बहुत लंबा टाइम लेता है और इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो अगर इसके बाद अगर टाइम फिक्स नहीं है और क्या नाम है, सीजीआई जो है, कोलेजियम सिस्टम जो है, 5 जज जो है, अगर वो दोबारा से नाम गवर्नमेंट के पास भेजते हैं, ओके, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको गवर्नमेंट अप्रूव करना पड़ेगा। ओके, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं गाइस कि जो ये कोलेजियम सिस्टम जो 5 जज हैं या किसी का नाम रिकमेंड कर देते हैं, ओके, ये क्या कर रहा है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है, नॉट ओनली द गवर्नमेंट, फ्रॉम द गवर्नमेंट बट आल्सो फ्रॉम द सोशल सोसाइटी बिकॉज हम लोग यहाँ पे नेपोटिज्म वगैरह, भाई भतीजावाज देखते हैं, लोग अपने भाई को, भतीजे को, इन सबको आगे बढ़ा देते हैं कि नहीं इनका नाम रिकमेंड कर दो। ओके, इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। ओके, तो इसके बाद जो है गाइस 1999 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2014 में। ओके, और इसमें बोला गया कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लाया गया। ओके, जिसको रिप्लेस कर दिया गया कोलेजियम सिस्टम को फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ओके, याद रखना कि इतनी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि देखो भाई भतीजावाद इन सब की इशू की वजह से, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की वजह से जो है क्रिटिसिज्म इतनी सारी हुई, तो गवर्नमेंट ने गया है संविधान में संशोधन किया और कौन सा संशोधन, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और 2014 में किया था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लेके आया, जो रिप्लेस कर दिया कोलेजियम सिस्टम को जज के अपॉइंटमेंट करने के लिए। ओके, तो अब ये देख लेते हैं कि नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट क्या है। ओके, ओके, देखो 1993 में ऑन द बेसिस ऑफ द 5 जजेस कंसल्टेंट बेंच डिक्लेयर द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल 99 अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन 2015। ओके, ये बोल रहा है कि जो भी चीजें थी 2014 में थी, इन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लेकर आए। ओके, और इसको बाद 2015 में इन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को हर्ट कर रहा है। राइट, हम हमेशा पढ़ते हैं कि जुडिशियल, हमारी जो इंडिया की जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट काम कर रही है, अगर उसके अपॉइंटमेंट वगैरह अगर गवर्नमेंट करने लगेगी तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी, गवर्नमेंट अपने बंदे वहां पे बैठा देगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि सारे डिसीजन गवर्नमेंट के फेवर में होंगे। तो ये जो है इंडिपेंडेंसी को हर्ट कर रहा है जुडिशरी के, इसीलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया 2015 में ही। ओके,
और जो नेशनल पार्लियामेंट वुड बी रिकमेंड द नेम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज एंड ट्रांसफर ऑफ द हाई कोर्ट जज। ओके, ये सारी चीजें ऐसी हैं। उसके बाद इसका कंपोजिशन कौन होगा गाइस, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 स्मॉल सीनियर जज, लॉ मिनिस्टर एंड 2 एमिनेंट मेंबर फ्रॉम चूजन बाय द सिलेक्शन कमेटी। तो ये सारी चीजें हैं, बट इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट मैंने डाल दिया है, एक बार आप देख लेना। ओके, उसके बाद गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ के। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना। पहली बात तो याद रखना, हेल्थ जो है स्टेट लिस्ट में आती है, स्टेट लिस्ट में। ओके, हेल्थ हमारी स्टेट लिस्ट में आती है। ओके, प्रॉब्लम तब तक सही थी 2020 के बाद, 20 से पहले हमारी हेल्थ स्टेट लिस्ट में, अभी भी स्टेट लिस्ट में ही है। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 2020 से। रीजन क्या हुआ, 2020 से पहले जो है गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट इजिली जो है हेल्थ को टैकल कर पा रही थी, लेकिन कोविड-19 ने पूरे देश की कमर तोड़ दी। स्टेट वाज नॉट एबल टू मेंटेन द हेल्थ कंडीशन इन द स्टेट, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट जो है हेल्थ की कंडीशन मेंटेन नहीं कर पा रही थी। ओके, क्योंकि हेल्थ जो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट गवर्नमेंट की। ओके, और स्टेट गवर्नमेंट कोविड-19 इतना बुरा हाल कर दिया कि लोग मेंटेन ही नहीं कर पा रहे थे हेल्थ, गवर्नमेंट उसको टैकल ही नहीं कर पा रही, उसके प्रॉब्लम के इशू को टैकल नहीं कर पा रही। ओके, तो क्या हुआ गाइस कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है, जो कि एनके सिंह द्वारा, इन्होंने रिकमेंड किया कि भैया हेल्थ को जो है कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर करो। हमारे पास याद रखना 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, एंड कंकरेंट लिस्ट में बोथ स्टेट एंड सेंट्रल दोनों लिस्ट लॉ बनाती हैं। ओके, तो ये सारी चीजें से गवर्नमेंट ने बोला अगर स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में अगर होगा, ओके, 15 फाइनेंस कमीशन ने बोला, तो गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बना सकती हैं और इस हेल्थ को अच्छे से टैकल कर सकती हैं। ओके, कोई भी प्रॉब्लम को, हेल्थ से रिलेटेड इशू को। ओके, अगर हेल्थ की बात करें गाइस, तो ये फंडामेंटल राइट 21 के अंतर्गत रखा गया है, राइट टू लाइफ के अंतर्गत। बट ये हेल्थ हमारे बहुत सारे आर्टिकल में, जैसे कि आर्टिकल 38 हो गया, राइट टू लाइफ, राइट वेलफेयर ऑफ स्टेट। ओके, 39 हो गया, 42 मर्टेनिटी हो गया, मर्टेनिटी ले 47 हो गया, 43 हो गया। ओके, जिसमें टॉक्सिक अल्कोहल वगैरह कंजप्शन इसको बैन कर दिया गया है। ओके, अगर बाइज एक चीज, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इको प्रीलिम्स में तो नहीं पूछा जाएगा, बट याद रखना कि कभी ना कभी जो है ये पूछा जा सकता है। ओके, मेंस के एग्जाम में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया की हेल्थ की एक्सपेंडिचर है गाइज, वो पूरे जीडीपी की जो 1.3% है। इंडिया में जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर है 1.3% है टोटल जीडीपी का, बट उससे ज्यादा गाइज हमारे जो लोग खर्चा कर देते हैं, जितना गवर्नमेंट नहीं खर्चा करती उससे ज्यादा तो लोगों के जेब से पैसे जाते हैं जीडीपी के। 2.3% जीडीपी के पैसे हेल्थ में चले जाते हैं लोगों की जेब से। तो इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट को ये बजट जो है इंक्रीज करना पड़ेगा, ओके, हेल्थ को टैकल करने के लिए। ओके, ये किसके द्वारा, वही सीडी के द्वारा है। ओके, इसके द्वारा। फिर गाइस ये अगर देखोगे तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इन्होंने भी बोला है ग्रांट द राइट टू द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ फूड, क्लोथ, हाउसिंग, मेडिकल केयर, नेसेसरी सोशल सर्विसेज। ये सारी चीजें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के द्वारा जो है भी बोली गई है, और इसको जो है हमारी इंडिया जो सिग्नेटरी है, मतलब इसकी सिग्नेटरी मतलब कि गवर्नमेंट हैज टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, स्टैंडर्ड वे ऑफ लिविंग, ओके, एंड क्या नाम है, क्लोथ्स अच्छी, सब क्लोथ्स सबकी होनी चाहिए, हाउस घर होने चाहिए, मेडिकल केयर फैसिलिटी होनी चाहिए, नेसेसरी सोशल सर्विसेज सबको मिलनी चाहिए। तो ये सारा चीजें इंडिया हैज टू डू। ओके, तो ये सारी चीज हेल्थ के लिए याद रखना, हेल्थ जो है अभी स्टेट लिस्ट में है। ओके, अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गाइस पेगासस वायरस। ये पेगासस वायरस से कोई डिजीज नहीं है, कोई वायरस नहीं है गाइस, ये एक मोबाइल वायरस है। पहली बात तो याद रखना ये मोबाइल वायरस है। ओके, जिसको स्पाईवेयर कहते हैं। स्पाई मतलब क्या होता है गाइस, घुसपैठिया है, जो बोलते हैं कि दूसरे देश में जा करके, स्पाई नहीं बोलते हैं कि हमारे देश में स्पाई या घुसाया है, तो वहां की खुफिया जानकारी निकाल करके अपने देश में ट्रांसफर करना। ओके, स्पाईवेयर। तो ये भी एक स्पाईवेयर है गाइस। ये करता क्या है याद रखना, पहली बात तो ये देख लो कि मोबाइल वायरस है, इसको किसने डेवलप किया था, इजराइल ने डेवलप किया था। इजराइल कंट्री में डेवलप हुआ था, किसके द्वारा, एनएसओ एक ग्रुप कंपनी है, एनएसओ ग्रुप कंपनी है गाइज, उसके द्वारा डेवलप किया गया था पेगासस वायरस। एक्चुअली ये करता है गाइज, ये 0 क्लिक पे काम करता है। अगर ये वायरस आपके पास पहुंच गया,
आपके मोबाइल में पहुंच गया। तो याद रखना कि आपका मैसेज भेज सकता है, व्हाट्सएप देख सकता है, ओके, कॉल कर सकता है गाइस, ओके, एसएमएस भेज, ईमेल कर सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है, कॉल, ओके, कॉन्टेक्ट लिस्ट देख सकता है, सब जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, ओके, और कहीं भी कैमरा ऑन कर सकता है पब्लिक प्लेस में, आपको पता भी नहीं चलेगा, ओके, ये कॉल करके कॉल रिकॉर्ड डिलीट भी कर सकता है, सब कुछ एक्टिविटी कर सकता है जो आप मोबाइल में करते हो, और ये 0 क्लिक पे है। मतलब कोई क्लिक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये बस आपके नंबर पे नंबर किसी तरह से आपको मोबाइल में वो लोग डाल देंगे वायरस, आप कुछ मत करो, फिर भी आपका सारा चीज वो हैक कर सकते हैं, ओके। सो अभी ये रिसेंटली इसलिए न्यूज में था गाइस कि अभी गवर्नमेंट पे एलिगेशन लगाए थे अपोजिशन ने, कि अपोजिशन के बहुत सारे लीडर्स के ऊपर ये पेगासस वायरस उनके मोबाइल में डाला गया और उनकी पर्सनल चीजें जो हैं पब्लिकली की गई, ओके। तो इसका गवर्नमेंट के ऊपर केस भी चल रहा है इसके ऊपर, ओके। सो ये पेगासस वायरस एक स्पाईवेयर है, ओके। उसके बाद गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पूसा डीकम्पोजर। पूसा डीकम्पोजर गाइज क्या है? पूसा डीकम्पोजर मोस्टली अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो है लॉन्च किया है, एक काइंड ऑफ कैप्सूल है गाइज, जो कि गाइज ये बायो डीकम्पोजर है। बायो डीकम्पोजर का मतलब कि कोई भी चीज ऐसी खरपतवार वगैरह हो गया, ओके, पराली हो गया, उसको जो है डीकम्पोज कर देती है। रीजन क्या था गाइज कि दिल्ली गवर्नमेंट, अगर देखो दिल्ली में देखो कि अब दिवाली के टाइम पे जब हमारी धान की कटाई होती है, उसकी पराली जो होती है गाइज उसको बर्न कर देते हैं, जिससे दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है दिवाली के टाइम पे, ओके। तो इसको कम करने के लिए और उसके बाद किसान भी करे क्या? रीजन क्या होता है कि जो धान कटाई के बाद गेहूं की बुआई के बीच का जो समय होता है बहुत कम होता है, ओके। और नॉर्मली अगर धान की कटाई के बाद उसको पराली अगर खेत में छोड़ दिया जाए तो अराउंड 45 to 50 डेज लगते हैं उसको डिकम्पोज होने में, ओके। तो लोग क्या करते थे, पराली को बर्न कर देते थे, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता था एनसीआर वाले रीजन में। तो इसको टैकल करने के लिए गाइस एक पूसा डिकम्पोजर नाम का कैप्सूल लाया गया। ये कैप्सूल क्या करता है, इसको 4 कैप्सूल ले लो और 25 लीटर पानी में इसको घोल करके इन परालियों के ऊपर छिड़काव कर दो गाइस। ये जो डीकम्पोज करेगा, ये 45 दिन का डीकम्पोज टाइम ये 20 दिन में ही पूरा खत्म कर देगा। मतलब कि 20 दिन में ही ये पूरा डीकम्पोज करके खत्म कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा गाइस कि फायदा बहुत होगा। बर्न करने से गाइस बहुत सारे जो मिट्टी सॉइल के न्यूट्रिएंट होते हैं वो मर जाते हैं, बट इससे क्या होगा कि ये न्यूट्रिएंट नहीं मरेगा, फर्स्ट थिंग डीकम्पोज हो जाएगा, उसके फर्टिलाइजर एज ए फर्टिलाइजर के काम में आ जाएगा गाइस, बायो डिकम्पोजर है तो, ओके। तो जिसकी वजह से क्या है, उर्वरता बढ़ जाएगी खेतों की, ओके। तो ये सारे बहुत सारे यूज है। पूसा डिकम्पोजर एक बायो डिकम्पोजर है गाइस, याद रखना। ये 4 कैप्सूल लेकर के 25 लीटर में घोल करके, ओके, ये रिड्यूस कर देता है डिकम्पोज टाइम 45 दिन से 20 दिन में कर देगा, और ये पराली जो बर्न होती है उसको रिड्यूस करेगा, ओके। लोग पराली को बर्न ना करके पूसा डिकम्पोजर यूज करके अपना डिकम्पोज कर लेंगे, ओके। ओके, इससे पहले हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस राइट टू इन्फॉर्मेशन, ओके। राइट टू इन्फॉर्मेशन गाइस ये क्या है, ये चीज समझो आप। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब कि अगर गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है, अगर आप चाह रहे हो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है आपको नहीं पता है, तो आप आरटीआई फाइल कर सकते हो उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए। गवर्नमेंट उसका रिस्पॉन्ड करेगी एज सुन एज पॉसिबल, ओके। तो आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है या क्या है। अगर मान लो कि आप चाह रहे हो कि यूपीएससी में वैकेंसी कितनी है, गवर्नमेंट रिवील नहीं कर रही है, ओके। अगर आप चाह रहे हो कि गवर्नमेंट रिवील करे कितनी वैकेंसी है, तो आप जो आरटीआई फाइल कर सकते हो, आपको रिटर्न में जवाब मिल जाएगा कि गवर्नमेंट जो है कितनी जो है यूपीएससी वैकेंसी निकाल रही है, ओके। तो ये है गाइस, इसको ये हमारी फंडामेंटल राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब हमको जानने का अधिकार है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, क्या करना चाहती है, क्या क्या सोशल वेलफेयर के लिए स्कीम्स हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट है, जो भी आप जानना चाहते हैं वो आप आरटीआई फाइल करके देख सकते हैं। इसको किसके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 91 के ए के तहत रखा गया, ओके। ये कब लॉन्च किया गया था गाइस? 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत लाया गया था, ओके। ये क्या करता है, इंपावर करता है ऑर्डिनरी सिटीजन को टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट एंड इट्स वर्किंग। दिस हैज बीन वाइडली यूज्ड टू सिटीजन मीडिया टू अनकवर द करप्शन प्रोग्रेस इन गवर्नमेंट वर्क एक्सप्रेस रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन, ओके। तो ये कोई भी चीज करप्शन वगैरह हो रही है, कुछ हो रही है, तो आप जाके आरटीआई फाइल करके देख सकते हो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ओके। सिटीजन कैन सीक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट कैन डिस्क्लोज टू द पार्लियामेंट, ओके। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन गाइज होते हैं कि जो कि गवर्नमेंट नहीं डिस्क्लोज करती है, जैसे कि कुछ वो इंफॉर्मेशन जो देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हर्ट कर रहे हैं, ओके, वो जो है एग्जेम्प्टेड है आरटीआई के प्रीव्यू से, ओके।
जैसे कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो आरटीआई के प्रीवियस से एग्जेम्प्टेड है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, रिलेशन विद फॉरेन कंट्री हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो, कैबिनेट डिस्कशंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द आरटीआई एक्ट। याद रखना कैबिनेट के जो डिस्कशन होते हैं गाइज वो बहुत ही प्राइवेट होते हैं, ओके, कॉन्फिडेंशियल होते हैं, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता आरटीआई के अंदर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया, फॉरेन रिलेशन कंट्री के साथ जो भी रिलेशंस वगैरह हैं, कैसे मेंटेन कर रहा है गवर्नमेंट, ये कभी डिस्क्लोज नहीं। इंटरनल सिक्योरिटी का कोई इशू चल रहा है, ओके, तो उसको भी कोई डिस्क्लोज नहीं करते हैं गवर्नमेंट, ये एग्जेम्प्टेड है आरटीआई एक्ट के तहत। बाकी अदर इन्फॉर्मेशंस यू कैन टेक फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी, ओके ओके। फिर गाइस एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्राइब्यूनल बनाया गया गवर्नमेंट ने 2010 में, ओके। इसका पर्पस क्या था गाइस कि लोग जो है कंट्री जो है, कंट्री बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि जो है हमारी बहुत सारी कंपनियां हैं वो डायरेक्टली, गवर्नमेंट जो है इन्वायरमेंट जो है डायरेक्टली हर्ट कर रही है, उनका पेड़ की कटिंग वगैरह कर रही है, तो कोई भी चीज अगर चाहिए तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से, अगर आपको कोई भी कंपनी स्टैब्लिश करनी है किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे पेड़ और बहुत सारे हैं, तो आपको एनजीटी से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, ओके। इसके अंदर कौन कौन से केसेस जाते हैं गाइज, ओके। इसके अंतर्गत बहुत सारे केस जाते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन से रिलेटेड केस चले जाएं, कंजर्वेशन फॉरेस्ट का और अदर नेचुरल रिसोर्स के कंजर्वेशन से रिलेटेड केस जाते हैं, ओके। जो भी ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्गत केस जाते हैं गाइज, याद रखना, ओके, कि उसका निपटारा जो है विद इन 6 मंथ होना चाहिए, ओके। जैसे विद द एस्टेब्लिशमेंट एनजीटी इंडिया बिकम द थर्ड कंट्री, ओके। कि मतलब एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्स के लिए बनाया गया था। इस तरह के केसेस वो देखता है, ओके। अगर इसमें कोई केस आया हुआ है तो रीजन था कि गाइस अगर कोई देखो कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चला रहा है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, स्टेट के किसी ऐसे कोर्ट में चला गया, तो पता लगा कि डेवलपमेंट तो छोड़ दो, केस 20-20 साल तक ऐसे पेंडिंग पड़ा है, तो फिर तो डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा, राइट। तो इसी प्रकार से इसीलिए इन्होंने एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया कि अगर आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड, नेचुरल रिसोर्सेज रिलेटेड कोई केसेस हैं तो जल्दी से जल्दी इसका निपटारा किया जा सके, जिससे कि हमारे डेवलपमेंट भी ना रुके और हमारे इन्वायरमेंट भी ना हर्ट हो, ओके। तो अगर ये गाइस जो एनजीटी हमारे यहाँ 2010 में स्टैब्लिश किया गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो थर्ड, इंडिया जो है थर्ड कंट्री बन गई वर्ल्ड में जो है इसको स्टैब्लिश करने के लिए। इससे पहले अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने ऑलरेडी जो है इसको जो है इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। बट अगर बात करें गाइस, ये तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड डेवलप्ड कंट्री, अगर डेवलपिंग कंट्री में बात करें तो इंडिया जो है फर्स्ट ऐसी कंट्री बनी है जो कि एनजीटी लेकर के आई है अपने कंट्री में, ओके। इट हैज अ राइट, फंडामेंटल राइट अंडर, याद रखना कि एनजीटी को जो किसके अंतर्गत रखा गया, आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा गया। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसके पढ़ लेना बहुत डिटेल से। ये कैसे काम करता है गाइस, ये सीओ मोटो है, सेल्फ एक्शन के थ्रू, मतलब कि ऐसा नहीं है कोई आके केस देगा तभी ये जाकर के चेक करेगा। अगर इसको लग रहा है कि कोई बंदा इन्वायरमेंट को हर्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट का नुकसान पहुंचा रहा है, नेचुरल रिसोर्स का नुकसान पहुंचा रहा है, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन, बहुत ज्यादा एक्सट्रक्शन हो रहा है, उसका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उन सब के लिए जाकर के सेल्फ जो है केस अगेंस्ट देख सकता है, उसको रोक सकता है, ओके। जो भी केस इसके अंदर आएगा गाइज, वो 6 महीने के अंदर इसको सेटल करना है, मतलब 6 महीने के अंदर उस केस का निपटारा कर देना है, ओके। इसके जो एनजीटी के अंदर जो अपॉइंटमेंट होते हैं गाइज, जो 5 साल के इसका अपॉइंटमेंट होता है, और इसका अपॉइंटमेंट जो है गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन से इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है, ओके। जो भी बंदा रिटायर हो गया है एनजीटी से, उसका दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है गाइज। ये वर्क करता है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस मतलब कि सामने वाले को भी बोलने का मौका दिया जाएगा, इसलिए इसे नेचुरल जस्टिस पे हुआ। इस पे गाइज ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2000 इसी साल आया था क्या, आई थिंक सो 2021 के यूपीएससी में क्वेश्चन आया था इसका, यस इसी साल आया था। उसके बाद गाइस, डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल आर बाइंडिंग एंड हैज ए पावर टू प्रिव्यू इट्स ओन डिसीजन, मतलब कि अगर गाइस ट्राइब्यूनल ने, एनजीटी ने जो डिसीजन ले लिया वो जो है मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो कि किसी कंपनी का अगेंस्ट जो है इसने डिसीजन ले लिया तो कंपनी को डिसीजन मानना पड़ेगा, ओके। और अगर ये एनजीटी सोच रही है कि नहीं, मैंने जो डिसीजन दिया हो सकता है उसको हम बाद में देख सके, तो ये अपने डिसीजन को बाद में फिर से रिव्यू कर सकती है। सेकेंडली, अगर फिर भी जो कंपनी जिसके अगेंस्ट इन्होंने डिसीजन लिया, अगर कंपनी सोचे नहीं ये डिसीजन हमारे लिए गलत है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसको चैलेंज कर सकती है। बट याद रखना कि चैलेंज का जो टाइम होगा, जब ये डिसीजन देगी एनजीटी,
उससे 90 डेज मतलब 3 महीने के अंदर ही आपको करना पड़ेगा। अगर 3 महीने के अंदर आपने सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस फाइल नहीं किया, देन आप कुछ नहीं कर सकते, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। मतलब कि इत्तेफाक की अदालत है, आपको कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे आपका। ओके, उसके बाद गाइज एक हमारा नया टॉपिक है, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं सोचा कि आपको बता देता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। ओके, याद रखना गाइज, मॉनेटरी पॉलिसी जो है कौन मेंटेन करता है? आरबीआई मेंटेन करती है, और ये फिजिकल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट मेंटेन करती है। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट मेंटेन करती है गाइज। इसमें आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरआरआर, एसएलआर, ये सारी चीजें, गवर्नमेंट टैक्स वगैरह, ओके, सब्सिडीज वगैरह, फिजिकल डिफिसिट वगैरह, ये सारी चीजें गवर्नमेंट देखती है। ओके, देखो इन इन दोनों का गाइज एक ही गोल होता है, आरबीआई का और ये गवर्नमेंट का एक ही गोल होता है गाइज। जो गोल क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहला तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, दूसरा गाइज इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। तीसरा गाइज क्या है? सोशल स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन कंट्रोल, सोशल स्टेबिलिटी। ओके, तो ये तीनों के तीनों गाइज, ये तीनों के तीनों गोल्स जो हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी के गोल होते हैं। ओके, क्लियर है? ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन मेंटेन करता है? आरबीआई। गोल क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, सोशल स्टेबिलिटी लाना। सेम चीज फिजिकल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट करती है। ओके, क्लियर है ये? नाउ गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इन्फ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन क्या है ये चीज समझो आप। याद रखना, इन्फ्लेशन का मैं बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ। ये पांचों टाइप की इन्फ्लेशन जो है आप कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में देखो होगे। ओके, मोस्टली यूपीएससी भी पूछ चुकी है हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन के बारे में। ओके, इन्फ्लेशन क्या है? आप सोचो कि आप इस टाइम पे खड़े हो, 20 रुपए का कोई सामान मिल रहा है, मान लो कि ये मैंगो मिल रहा है। ओके, मैंगो मिल रहा है 20 रुपए का। ये कब मिल रहा है? मान लो कि जून में। ओके, फिर यही मैंगो अगर आप खरीदोगे अगस्त में, तो ये माइट बी 40 रुपए का मिले, क्योंकि जून में तो बहुत सारे आम अवेलेबल होंगे, बहुत सारे पेड़, लेकिन अगस्त में सारे आम तो खत्म हो जाते हैं, रेयरली कोई आम बचा होता है। तो उस टाइम पे जो है क्या होता है गाइस कि जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई कम हो जाती है। जब किसी प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ जाती है। ओके, तो ये क्या हुआ गाइस, 20 से 40 हो गया, मतलब 20 रुपए हमें महंगा मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन यही बताता है कि हमारी महंगाई बढ़ गई। इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई कितना बढ़ा। ओके, ये चीज समझ में आया? देखो, इसके बहुत सारे टाइप हैं, जिसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कास्ट पुल इन्फ्लेशन, बिल्ड इन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। ये पांचों के पांचों हम लोग पढ़ेंगे। ओके, जिससे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करते हैं गाइस, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, ये क्या बोलता है? जैसे कि मैंगो का एग्जांपल ले रहे हैं, मैंगो का। ओके, मैंगो का डिमांड बढ़ा। ओके, डिमांड बढ़ा तो क्या होगा? महंगाई इंक्रीज हो गई, इन्फ्लेशन क्या हो गया? इंक्रीज हो गई। ओके, देखो, डिमांड किसी चीज की बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस जो है इंक्रीज होगी। जब प्राइस इंक्रीज होगी गाइस तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इसके थ्रू जो है, किसी के डिमांड के थ्रू अगर बढ़ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, अब देखो, कास्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होती है? डिमांड पुल मतलब किसी चीज का डिमांड बढ़ा, उसकी महंगाई। कास्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होती है गाइस, ये चीज समझो। देखो, मान लो कि हमारा क्रूड ऑयल है। ओके, क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल मान लो कि 50 रुपए बैरल लीटर मिल रहा है। ओके, 50 रुपए बैरल मिल रहा है। ओके, बैरल मतलब कि एक शायद आई थिंक डब्बा बड़ा सा होता है, वो भर करके मिलता है। ओके,
मान लो कि 50 रुपए बैरल लीटर मिलता है क्रूड ऑयल, ओके। अब गाइज ये चीज समझो कि जब 50 रुपए बैरल लीटर मिल रहा है और मान लो कि किसी वजह से, मान लो कि अभी अभी करंटली मान यूक्रेन में वार चल रहा है, राइट। यूक्रेन में जब ये वार चल रही है तो प्राइस क्या होगी, ऑयल की प्राइस क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज है, क्योंकि रसिया बहुत बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर है, गैस का एक्सपोर्टर है, ओके। तो यूक्रेन रसिया के बीच में युद्ध चल रहा है तो ऑटोमेटिकली ऑयल की प्राइस बढ़ जाए। अब 50 से मान लो कि ये 70 रुपए हो गया, ओके, 70 रुपए हो गया, ओके। अब जो है मान लो कि मैं बात कर रहा हूं किसको, एप्पल की, ओके। एप्पल की, एप्पल जो है शिमला से जाना है तमिलनाडु। तो गाइस यहां से जो है अगर आप शिमला वाला एप्पल तमिलनाडु में खरीदोगे तो यहां से तो कैसे आएगा गाइस, किसी डीजल के गाड़ी या पेट्रोल के बाइक आएगा, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा गाइस कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, तो इसको यहां से शिमला से तमिलनाडु में ले जाने के लिए गाइस क्या होगा, इसकी भी दाम बढ़ेगा, राइट, कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो गाइस एप्पल के प्रोडक्ट का दाम तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, राइट। राइट, इसी प्रकार से अगर रॉ मटेरियल का दाम बढ़ता है तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार जब क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें प्रोडक्शन होंगी, जो भी चीजें ट्रांसपोर्टेशन होंगी, वो सारे के सारे दाम बढ़ जाएंगे। ये बहुत ही बेकार माना जाता है किसी भी कंट्री का अगर कास्ट इन्फ्लेशन हो रहा है। बिल्ट इन इन्फ्लेशन गाइस बहुत आसान है, बहुत अच्छा माना जाता है ये भी। हर किसी कंट्री में बिल्ड इन इन्फ्लेशन है, मतलब कि देखो कि मान लो कि एक कंपनी है, कंपनी कोई है, इस कंपनी ने क्या किया, ए एम्प्लॉय को जिसने जो है 10% उसकी सैलरी बढ़ा दी, ओके। और जो कास्ट भी किसी पर्टिकुलर मैंगो का, मान लो मैंगो का कास्ट भी बढ़ गया 2 रुपए, तो ये 10% जो है बढ़ा, 2 रुपए खरीद सकता है, 2 रुपए इसका बढ़ा, तो ये भी अच्छा माना जाता है कि जैसे कि प्रोडक्ट का दाम बढ़ा और एम्प्लॉय के वेजेस के दाम भी बढ़े, मतलब उसके वेज भी बढ़ गए, तो इसको बोला जाता है बिल्ड इन इन्फ्लेशन गाइस। हेडलाइन कोर इन्फ्लेशन क्या होती है गाइस, ये याद रखना। देखो एक डेफिनेशन है, एक फॉर्मूला है, मैं उसको उसी के थ्रू समझाऊंगा। हेडलाइन कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन में देखो, कोर इन्फ्लेशन, ओके, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड बोल सकते हो प्लस फ्यूल बोल सकते हो। देखो अब क्या इसका क्या मतलब है, देखो गाइस जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे कंट्री में, जो भी हमारे सामान बनता है, ठीक है, अगर उन सबके दाम बढ़ गए, ठीक है, तो बोला जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन मतलब उस प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन, उस प्रोडक्ट की महंगाई गिनी जाती है जो कि वोलाटाइल इन नेचर नहीं, वोलाटाइल इन द नेचर मतलब कि जो बहुत ज्यादा, जिसके प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करे। अगर मान लो मैं फूड की बात करूंगा, फ्यूल की बात करूंगा, ये इसके प्राइस हमेशा देखोगे आप ऊपर नीचे होगा, डिमांड पे डिपेंड करता है गाइज। किसी बात है टोमेटो की, मान लो टोमेटो को, अगर मान लो इस टाइम पे टोमेटो को, तो टोमेटो का मार्केट में बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं बारिश में बात करूं तो उस टाइम टोमेटो मिलता नहीं, तो नॉर्मल सी बात है। इसी प्रकार से ओनियन है गाइज, ओनियन के दाम कभी 100 रुपए किलो हो जाते हैं, कभी 20 रुपए किलो हो जाते हैं। तो इसके इन्फ्लेशन जो है, इनके फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। तो जो फूड और फ्यूल्स वगैरह हैं, इसको अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो उसको कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं, जिसकी बहुत फिक्स होता है, उसके इन्फ्लेशन में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, महंगाई रहती है बट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन बहुत नॉर्मल है कि वो सारे इन्फ्लेशन को काउंट कर लो आप, हेडलाइन इन्फ्लेशन हो जाएगा, ओके। इसमें जिसे फूड और फ्यूल दोनों इंक्लूडेड होते हैं, वोलाटाइल भी नहीं होता है और फिक्स भी होते हैं कुछ इन्फ्लेशन, ओके। कोर इन्फ्लेशन जो है बिल्कुल भी फिक्स होता है, उसके बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होते उसके प्रोडक्ट में, ओके। उसके बाद गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है और हमारी जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स है, याद रखना इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत में आती है और ये कंकरेंट लिस्ट में रखा गया, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इस पे लॉ बना सकती है, ओके। इंडिया जो कुछ पॉइंट्स लिखे गाइस, याद रखना है, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में या कहीं ना कहीं ऐसे एग्जाम से पूछा जाता है। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर यूएस और चाइना की, मतलब कि चाइना, यूएसए और चाइना के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इंडिया प्रोड्यूस करती है। उसके बाद कंज्यूम भी इंडिया करती है गाइस, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है आफ्टर चाइना, मतलब कि थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूस, मतलब कि तीसरे नंबर पे वर्ल्ड के
इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में, और दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी जो है खपत करने में, खर्चा करने में। ओके, एफडीआई गाइस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जो है 100%। मतलब कि कोई कंट्री आपका डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आकर इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है पावर में, ओके, इलेक्ट्रिसिटी में, पावर में। ओके, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे कि सौभाग्य योजना स्कीम हो गया, ये क्या बोलता है गाइस कि इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल अर्बन और रूरल के लिए प्रोवाइड करवाना है। जैसे दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना प्रोवाइड द सेपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर फीडर के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कितना फीडर, कितना यूनिट देना है, और नॉन एग्रीकल्चर करने के लिए, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कितना यूनिट देना है। ओके, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। फिर गर्व है, ग्रामीण विद्युतकरण एक्ट होगा, ये मॉनिटर करता है ट्रांसपेरेंसी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। उदय स्कीम है गाइस। उसके बाद 4E स्कीम इनका है। 4E स्कीम इन रिवाइज टैरिफ पॉलिसी। पहला क्या बोलता है 4E में, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, इफिशिएंसी टू इंश्योर द अफोर्डेबल टैरिफ, इन्वायरमेंटल फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, तो ये सारे चीजें गाइस, ये 5-4 हैं 4E। ओके, तो ये गवर्नमेंट के कुछ स्कीम थे और इलेक्ट्रिसिटी था। ओके, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये जो 4 पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं आपको, 4-5 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ओके, उसके बाद गाइज एक हमारा आयरन डोम। ये आयरन डोम का है, ये एक डिफेंस सिस्टम है। ये आयरन डोम जो है कहाँ, किसका डिफेंस सिस्टम है गाइज, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। ये इजराइल का है। अभी रिसेंटली जो इजराइल और फलस्तीन में जो युद्ध हो रहा था लास्ट 2021 में, राइट, तो उस टाइम पे युद्ध हुआ गाइज, तो जो है इजराइल ने आयरन डोम का इस्तेमाल किया। ओके, आयरन डोम का इस्तेमाल किया। ये कैसे काम करता है गाइस, देखो यहाँ पे राडार लगी होती है। राडार क्या करती है, कोई भी मिसाइल्स वगैरह आती है, किसी एनिमी रॉकेट, ओके, अगर कोई आता है तो राडार क्या करता है, उसको पहले ट्रैक करता है। राडार कौन से उस पे कर्वेचर पे आ रही है, कौन से एंगल पे आ रही है, उसका वो सिग्नल भेजता है कंट्रोल सिस्टम में। ओके, कंट्रोल सिस्टम के बाद ये कंट्रोल करता है, फिर उसी के बेस पे क्या करे, ये ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा गाइस, ऑटोमेटिकली उसी एंगल पे जो है ये लॉन्च कर देगा मिसाइल, और ये जाकर के हवा में इसको खत्म कर देगा, मतलब पृथ्वी पे गिरने ही नहीं देगा ये मिसाइल। ओके, तो ये आयरन डोम गाइस। अभी इंडिया ने 400 यस खरीदा है, जो कि सेम एज आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है। ओके, ये कहां से खरीदा है, रसिया से खरीदा है। ओके, ये आयरन डोम क्या है, इजराइल का है। मैं एक क्वेश्चन पूछा, यूएसए का बताना है आप डिफेंस सिस्टम क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस सिलिकोसिस प्रिवेंशन पॉलिसी। सिलिकोसिस प्रिवेंशन पॉलिसी, सिलिकोसिस डिजीज क्या होती है पहले ये चीज समझो। देखो एक इंसान है, ओके, ये इंसान क्या करता है, ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं और इससे ये तोड़ता है इसको, ओके, टुकड़े टुकड़ों में। तो ये जब पत्थर तोड़ते हैं, कोयला तोड़ते हैं गाइस, ओके, तो ये उनके उसके बाद उनको गाइस माइक्रोन के बहुत सारे छोटे छोटे कण जो है उड़ते हैं और उनके नाक के थ्रू उनके शरीर में, उनके लंग्स में जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं और उनको लंग डिजीज होने लगती है, दमा का रोग होने लगता है, ये सारी बीमारी उनको होने लगती है। ओके, तो उसी को बोला जाता है गाइस सिलिकोसिस प्रिवेंशन पॉलिसी। ओके, तो सिलिकोसिस डिजीज उसी को बोल जाए। इसका कौन कौन सी प्रिवेंशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ओके, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो ये लंग डिजीज है गाइस, ये किसके द्वारा कॉज, किसके द्वारा बढ़ती है कि इनहेलेशन, ओके, मतलब इनहेल करना, किसी चीज को, सांस को अंदर लेना, सिलिका को, मिट्टी धूल कण को ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम, मतलब लंबे समय के लिए। ओके, गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं गाइस, जैसे फैक्ट्री एक्ट हो गया कि अब एम्प्लॉय कंपनसेशन, अगर किसी एम्प्लॉय की बीमारी होती है, तबियत खराब होता है या उसकी मृत्यु होती है तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। फैक्ट्री एक्ट भी है कि आपको मतलब बच्चों से काम नहीं करवाना है, प्रेग्नेंट वोमेन से काम नहीं करवाना है, तो बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये है सिलिकोसिस प्रिवेंशन पॉलिसी। एक लंग डिजीज है जो कि इनहेल कर, ये इनहेलिंग से प्रॉब्लम होती है सिलिका को, अगर लॉन्ग टाइम तक हम अगर लेते हैं अपने अंदर तो। ओके, क्लियर है ये चीजें। आज का आई थिंक लास्ट टॉपिक हमारा है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंडियन फोर्स एंड बॉर्डर। ओके, इंडिया का जो फोर्स है वो बॉर्डर पे कौन कौन सी, देखो इंडिया का इंडो पाकिस्तान, इंडो बांग्लादेश, याद रखना 1971 से पहले जो है इंडिया और बांग्लादेश एक ही, सॉरी, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही कंट्री थे, जिसको ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। ओके, तो इनके बीच के जो फोर्सेस हैं गाइस, यहाँ पे जो इनके बॉर्डर पे जो फोर्स काम करते हैं उनको बोलते हैं बीएफएस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। ओके, इंडिया पाकिस्तान। इंडिया और चाइना के बीच के जो बॉर्डर पे फोर्स इंडिया की काम करती है उसको बोलते हैं इंडियन तिब्बत
बॉर्डर पुलिस, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस बोलते हैं। ओके, इंडिया और नेपाल और इंडिया और भूटान, दो ऐसी कंट्री जहां पे बॉर्डर हमारी फोर्सेस काम करती हैं, उसको बोला जाता है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। ओके, इसको बोला जाता है। और इंडिया और म्यांमार के बीच गाइस असम राइफल काम करते हैं। ओके, ये कभी भी एग्जाम्स में ये गाइस पूछ लिया जाएगा, पूछा भी गया है कि इन बीच में, इनके बॉर्डर के बीच में कौन कौन सी फोर्सेस काम करती हैं। अगर आपको पता होगा तो आप इजिली नंबर गेन कर सकती हो। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से कल। थैंक यू सो मच।